चलो, थोड़ी गर्मी लगेगी और क्या। और यही तो दिन याद रहते हैं ना। चलो। अच्छा, आप क्यों तोड़ रहे हो भैया? सरकारी थोड़ी ना है। चलो, आप सभी को सीट भी देना था। कहाँ है? किनके इनके पास सीट है? अच्छा, इनके पास नहीं, वो ले लीजिए। सवाल ये थे पहले जब ऑनलाइन पढ़ रहे थे तभी नहीं पढ़ा। 41 तक है। नहीं, मैं देख रहा हूँ कि आवाज क्यों कर रहा है ये, बिना मतलब कुछ चिल्ला रहा है। किसके पास सीट नहीं है? दे दीजिए। और किसके पास नहीं है? लाइट तो आ गई। कल आपको सीडीएस कंप्लीट हो गया, और आज से जो पढ़ाना था वो एमटीएस का क्वेश्चन चल रहा है। 36 सेट हमने करवा दिए थे, 36 कंप्लीट करवा दिया था ना मैंने, और 37 से स्टार्ट करना था। 37 से स्टार्ट करना था हम लोगों को। और 37 का देखें क्वेश्चन नंबर 1। और बच्चों, आपसे बस ये है कि देखो, आप सभी अब मनीष देखो, फीस के लिए कहते हैं, फीस अपनी आप सभी समय से जमा कर दिया करें, क्योंकि समस्या बड़ी होती है, ठीक है ना। और हमें बोलना पड़े वो अच्छा भी नहीं लगता है, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है तो जमा कर दीजिए, नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं है, हमें भी बोलना अच्छा नहीं लगता। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्या लिखा गया क्वेश्चन नंबर 1 में। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। एक बार ऑनलाइन चेक कर ले हम।
लाइट ऑन कर लीजिए। आंसर बताएं इसका क्या होना चाहिए। सी नंबर होना चाहिए आंसर। कल लाइट सेट हो जाएगी, कल की बात कोई दिक्कत नहीं होगी। ऑनलाइन, ऑनलाइन में कुछ और चल रहा है। चलो ठीक है। हाँ देखो, मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं। सेट नंबर 37 और क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा गया है, सिनोनिम्स फाइंड करना है। आप ये बताएं, क्या सिनोनिम्स आंसर बता सकते हैं? हमने कई बार पढ़ाया हुआ है आपको। क्या बनेगा? आंसर नंबर सी बनेगा। हमने कई बार इस वर्ड को आपको समझाया हुआ है। देखिए आप सभी, क्या लिखा गया, लूसिड एक एडजेक्टिव होगा, लकी एडजेक्टिव है, टाइमली एक एडजेक्टिव है, क्लियर एक एडजेक्टिव है, और हैप्पी क्या होगा, एक एडजेक्टिव होगा। पार्ट ऑफ स्पीच में सभी वर्ड यहां पर क्या होंगे, आपके एडजेक्टिव ही होंगे। लूसिड कहने का मतलब क्या होगा, स्पष्ट। क्या होगा? स्पष्ट या सुस्पष्ट। आप क्लियर लिख पाएंगे, क्लियर कट कह पाएंगे, क्रिस्टल क्लियर आप लिख पाएंगे, या अकेला वर्ड क्रिस्टल भी लिखा जा सकता है, क्रिस्टलाइन लिखा जा सकता है। लिम्पिड लिखेंगे, पेलिसिड कह पाएंगे, स्पष्ट। मैनिफेस्ट, एविडेंट, ओवियस, पैटेंट, एक्सप्लिसिट, अनएम्बिगुअस, अनइक्विवोकल, अपरेंट, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, शाइनी, कॉन्स्पिक्यूअस, डेफिनेट। तो अब देखो, हमने सभी वर्ड आपको कई बार समझाया हुआ है कि इसमें लूसिड क्या होता है, लकी क्या होता है, टाइमली क्या होता है, क्लियर, हैप्पी। देखो होता है ना कि अगर आप 4-5 महीने लगातार पढ़ लिए हैं तो हर एक वर्ड आपका लगभग पढ़ा हुआ नजर आता है। लेकिन होता है मतलब 4-5 बार, मतलब 4-5 महीने कम से कम पढ़ लो, फिर पढ़ा हुआ नजर आता है। वो आप कोई भी एग्जाम देने जाओ,
वर्ड पड़ा हुआ नजर रहता है। चलो आपने कर लिया इसे। तो अब आप ये बताएं कि इसका जो सिनोनिम्स आंसर बनेगा, सिनोनिम्स आंसर नंबर आपको थर्ड हो जाएगा। और लकी, टाइमली और हैप्पी नहीं होगा। लकी, टाइमली और हैप्पी नहीं होगा। अगर लकी की बात करें तो लकी कहने का मतलब क्या हो जाएगा? भाग्यशाली। भाग्यशाली के लिए आप क्या लिख पाएंगे? अपॉर्चुन, fortuitous, successful, successful, fortunate, fortunate, in luck, fortunate in luck। तो लिखिएगा क्या? भाग्यशाली। लकी, अपॉर्चुन, fortuitous, सक्सेसफुल, फॉर्चुनेट और इन लक। लिखिएगा क्या? भाग्यशाली। अब आपके पास बचा है टाइमली। अच्छा, टाइमली कहने का मतलब जो चीज समय पर होता है वही टाइमली कहा जाएगा। जो चीज समय पर होगा आप उसे ही क्या कहेंगे? टाइमली कहेंगे। तो अगर आप टाइमली को लिखें तो आप टाइमली मतलब ठीक समय पर, यानी इन गुड टाइम, एट द राइट टाइम, एट द राइट टाइम, इन टाइम, अर्ली, पंक्चुअल, पंक्चुअल। एक इडियम है, इन द निक ऑफ टाइम। तो टाइमली, इन गुड टाइम, एट द राइट टाइम, इन टाइम, अर्ली, पंक्चुअल, इन द निक ऑफ टाइम। तो क्या लिखेंगे आप इसे? ठीक समय पर। क्या लिखेंगे? देखो जो जितने भी वर्ड आपको पढ़ाए जाते हैं उन सभी वर्ड को आप सभी ऐसा किया करें कि एक बार, दो बार, तीन बार रिवाइज कर लिया करें घर में जाकर के। सफिशिएंट आपके लिए होगा वो। लास्ट वर्ड है आपके लिए हैप्पी। अगर हैप्पी की बात करें तो हैप्पी कहने का मतलब क्या हो जाएगा? आनंदित या प्रसन्नचित। हैप्पी कहने का मतलब क्या होगा? आनंदित या प्रसन्नचित। एक बात समझिए, आनंदित या प्रसन्नचित के लिए आप सब क्या वर्ड लिख सकते हैं? अच्छा, ये वर्ड एग्जामिनर का बड़ा ही फेवरेट वर्ड है। ये वर्ड एग्जामिनर का बड़ा ही फेवरेट वर्ड है, आनंदित या प्रसन्नचित। तो हैप्पी के लिए आप लिख पाएंगे ओवरजॉयड, जॉयफुल, प्लेफुल, जुबिलेंट, जॉयस, जॉली, जॉवियल, जोकंड, इलेटेड, रैप्चरस, ecstatic, exultant, exultant, gay, airy, cheery,
cheerful, की एरी चेरी cheerful, merry, mirthful, playful, blitz, buoyant, blithesome, blithesome, वॉकिंग ऑन एयर, ये ईडियम है, वॉकिंग ऑन एयर ईडियम है। इन हाई स्पिरिट्स, इन हाई स्पिरिट्स, ऑन क्लाउड नाइन। तो लिखिएगा क्या, आनंदित या प्रसन्नचित, मतलब ये है कि जो खुशहाल होगा। हैप्पी, ग्लैड, ग्लैड तो मैंने लिखा ही नहीं, ग्लैड, ग्लैड। तो जो खुशहाल होगा उसके लिए आप इन वर्ड को लिख सकते हैं, आनंदित या प्रसन्नचित। क्या, ओवर द मून, इडियम पढ़ा हुआ था, क्या होता है, खुशहाल होता है, लिख लो ओवर द मून। और जितना देखो आप रेगुलर पढ़ते हो ना, आप उस चीज को रिवाइज भी करते जाया करो। अगर आप जितना पढ़ते हैं, अगर उस बात को आप रिवाइज ही करते जाएंगे तो ये आपके लिए इतना सफिशिएंट होगा। क्या आपने नोट कर लिया इसे? तो आंसर आपने क्या बना दिया, इसका आंसर नंबर कौन सा? क्लियर, हिलेरियस नहीं लिखा है? हाँ, चलो, हिलेरियस या यूफोरियस? क्या आपने क्वेश्चन नंबर 1 लिख लिया? ये क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 2 ये लिखा गया, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। गलत वर्ड का चुनाव करना है। क्या करना है? गलत वर्ड का चुनाव करना है आपको। तो आप ये देखिए कि अगर आपको गलत वर्ड का चुनाव करना है तो आपके पास पहला वर्ड है क्या? क्लेवर, CLEVER। इसमें तो कोई गलती नहीं लग रही मुझे, तो आंसर होगा नहीं क्लेवर। अच्छा, क्लेवर कहने का मतलब बुद्धिमान। क्या लिखेंगे? प्रूडेंट, श्रूड, सगैसियस, जुडिशियस या शेन, ऐसा लिख सकते हैं बुद्धिमान। देखिए, ग्राफिक की बात करें तो जो ग्राफ को बनाने का काम करता है, यानी ग्राफिक, ग्राफिक दैट इज, आप कह सकते हैं कि ग्राफिक का मतलब रेखा चित्रीय, और रेखा चित्रीय कहने का मतलब क्या होगा? वेल रन। या फिर आप इसके लिए लिख सकते हैं वेल रन,
या फिर आप कह सकते हैं पिक्चर एक्स। वेल रन या पिक्चर एक्स, रेखा चित्रीय। चलो कर लिया आपने इसे। फिर अगला वर्ड आपका आंसर नंबर 3 ही होगा, पर्टिकुलर। अगर ये भी, अच्छा ये एक एडजेक्टिव ही होगा। पार्ट ऑफ स्पीच आप नोट करते जाया करें। देखो, अगर आप चाहें कि पार्ट ऑफ स्पीच को आप रट लेंगे तो आप रट नहीं पाएंगे, लेकिन हाँ, रेगुलर जैसे आप इसी प्रकार से लिख रहे हैं पार्ट ऑफ स्पीच, तो आप इस तरह से जरूर कर पाएंगे। पर्टिकुलर आंसर यही गलत होगा, और सही क्या होगा? PARTICULAR। पर्टिकुलर कहने का मतलब क्या होगा? विशेष, और विशेष के लिए एक एडजेक्टिव होगा ये। विशेष जो होगा वो जर्नल नहीं होगा, वो स्पेसिफिक होगा, या फिर वो स्पेशल होगा। और अगला लिखा है आंसर नंबर आपका इंस्टेंट नहीं होगा, इंस्टेंट एक एडजेक्टिव है, और इंस्टेंट कहने का मतलब क्या होगा? तुरंत। तुरंत के लिए आप क्या लिख सकते हैं? क्विक कह सकते हैं, इमीडिएट कह सकते हैं। तुरंत के लिए आप लिख सकते हैं क्या है? इंस्टेंटेनियस लिख सकते हैं। तो लिखिएगा क्या? तुरंत। क्या लिखिएगा? तुरंत। तो इसका जो आंसर बनाएंगे आप सभी, वो आंसर कौन सा बनाएंगे? आंसर नंबर 3, पर्टिकुलर। चलो कर लिया आपने आंसर नंबर 3। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगेन एक वर्ड का सवाल है, और हमने इसमें भी लगभग सभी वर्ड आपको पढ़ाए हुए हैं पहले भी। इंटायर की बात करें, या फिर इक्वल की बात करें, या फिर अब्सलूट की बात करें, या कंप्लीट या पार्शियल की बात करें, सभी वर्ड आपको कहीं ना कहीं पढ़ाए गए हैं। इसका एंटोनिम्स आंसर बनाना है, तो इंटायर का सिनोनिम्स एंटोनिम्स ये तो बनेगा नहीं। अच्छा, अब्सोल्यूट इसका सिनोनिम्स बन जाएगा, और कंप्लीट इसका क्या बन जाएगा? सिनोनिम्स। तो आंसर ये होगा नहीं, तो आंसर क्या होगा? पार्शियल होगा। पार्ट ऑफ स्पीच में ये सभी वर्ड्स क्या है आपके? एडजेक्टिव हैं। पार्ट ऑफ स्पीच में सभी वर्ड क्या है? एडजेक्टिव हैं। इंटायर की बात की जाए तो इंटायर कहने का मतलब क्या होता है? संपूर्ण या पूरा। तो क्या लिखेंगे? कंप्लीट, प्लेनरी, फुल, परफेक्ट, होल, अब्सोल्यूट, टोटल, टोटल, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड, इंटीग्रेटेड, और थरा।
तो क्या होगा, संपूर्ण या पूरा होगा, एब्सोल्यूट या कंप्लीट होगा। क्या कहा जाएगा, संपूर्ण या पूरा कहा जाएगा, एब्सोल्यूट या कंप्लीट कहा जाएगा। तो 2 और 3 तो इसका सिमिलर बनेगा। ऐसा करते हैं, इक्वल को भी लिख लेते हैं। इक्वल कहने का मतलब समान, यानी इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट, इवन, सिमिलर, अलाइक, आइडेंटिकल। आइडेंटिकल, इक्वल यानी समान, अलाइक, इक्वल, इक्विवेलेंट, इवन, सिमिलर, अलाइक, आइडेंटिकल। पैरेलल, tantamount, tantamount, corresponding, correspondent, मैचिंग और मैच्ड। मैचिंग और मैच्ड, तो ये क्या लिखिएगा, समान कहिएगा। सेम वर्ड लिखा नहीं लिखा मैंने, सेम लिख लीजिए अपने से आप, SAME ना, सेम वर्ड आप अपने से लिख लीजिए, SAME, सेम। आप अपने से इस वर्ड को नोट कर लीजिए। अब ये बताएं कि आपके पास एक वर्ड बचा, पार्शियल। अच्छा, अगर हम पार्शियल की बात करें तो देखो, पार्शियल के दो सेंसेस हो जाएंगे। पार्शियल का एक सेंस नहीं, दो सेंसेस हो जाएंगे। अगर पार्शियल की बात करें तो पार्शियल का जो पहला सेंस होगा वो होगा क्या, आंशिक। आंशिक कहने का मतलब फ्रेगमेंटरी या फिर अनकंप्लीटेड। नॉट इंटायर या नॉट टोटल या फिर इनकम्प्लीट, या आप इसी को इम्परफेक्ट कह सकते हैं। ये पार्शियल यानी आंशिक होता है। ये पार्शियल यानी आंशिक कहा जाता है। तो आप इसे क्या कहते हैं, पार्शियल यानी क्या, आंशिक कहेंगे आप। अच्छा, अगर आप इसी वर्ड को लिखना चाहें
तो एक सेंस में और भी लिख सकते हैं पक्षपात। अब देखा जाए तो कई बार ये पक्षपात के सेंस में आपके एग्जाम्स में पूछा गया वर्ड है ये। तो अगर आप इसे लिखना चाहें तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं पक्षपात, और पक्षपात के लिए क्या लिखेंगे आप सभी, पक्षपात मतलब जो किसी एक का साइड लेता है ना, तो अनफेयर कह पाएंगे, अनजस्ट कह पाएंगे, वन साइडेड, प्री डिस्पोज्ड, प्रीपोजेस्ड, मतलब अनफेयर, अनजस्ट, वन साइडेड, प्रीडिस्पोज्ड, प्रीपोजेस्ड, प्रेजुडाइज्ड, जॉन्डिस्ड, बायस्ड। तो क्या लिखिएगा, पक्षपात लिखिएगा। पक्षपात कहने का मतलब कि जो किसी एक तरफ झुके, जो किसी एक तरफ झुके वो पक्षपात कहा जाएगा। जो किसी एक तरफ झुके उस पक्षपात को आप ये कहिएगा। तो अब आप ये बताएं कि थर्ड वाला तो आपको क्लियर हो गया होगा आंसर कि अच्छा, पार्शियल को देखा जाए तो पार्शियल ज्यादातर इस सेंस में पूछा गया एग्जाम में, तो ध्यान में रखिएगा। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? आंसर क्या आप बनाएंगे, इसका आंसर नंबर आप सभी बनाएंगे आप 4। देखो एक बात आप सभी ध्यान रखा करो, जितने वर्ड्स मैं लिखाता हूं ना उसे घर में जाके रट्टा नहीं मारे जाते हैं। क्या आप रट्टा मारना स्टार्ट कर दो, ठीक है? उसे रट्टा नहीं मारा जाता है। उसे करिए क्या, जाइए घर में जाइए, आज एक बार रिवाइज करिए, कल एक बार रिवाइज करिए, फिर इसी प्रकार से एक बार आने से पहले रिवाइज करिए कोचिंग, और चीजों को बार बार रिवाइज करते रहिए, अपने आप चीजें समझ में आने लगती है। अब देखो क्या लिखा गया कि इंडेलिबल मार्क। अच्छा, इंडेलिबल कहने का मतलब क्या होगा, दैट कैन नॉट बी डिलीटेड। वन वर्ड में कई बार ये वर्ड पूछा जाता है, दैट कैन नॉट बी डिलीटेड, यानी इनएफिशिएबल। इंडेलिबल कहने का मतलब इनएफिशिएबल, जिसे मिटाया ना जा सके, अमिट कहा जाता है। जिसे मिटाया ना जा सके अमिट कहा जाता है। इंडेलिबल मार्क ऑन द स्किन मेड बाय इंसर्टिंग पिगमेंट। अच्छा, पिगमेंट दैट इज पेंट या कलर, पेंट या कलर इनटू द स्किन। मतलब ये आपसे कहा जा रहा है कि एक ऐसा चिन्ह जिस चिन्ह को मिटाया ना जा सके और स्किन पर मतलब किसी इंस्ट्रूमेंट द्वारा गोद करके जो गुदना गुदाया जाता है, ये उसकी बात कह रहा है कुल मिला करके। तो आंसर तो आपको समझ में आ गया होगा, क्या होगा, टैटू कहा जाएगा। अब देखो यहां पर आप सभी को स्केच और ड्राइंग वर्ड लिखा है, तो स्केच की बात करें तो ये वर्ड जो है वो एक नाउन है और एक क्या है, वर्ब है। अगर ये वर्ड नाउन है तो इस वर्ड का मतलब क्या होगा, ड्राइंग होगा। अगर ये नाउन है तो इस वर्ड का मतलब क्या होगा, ड्राइंग होगा। अगर ये वर्ब है तो ड्रा होगा। रेखा चित्र और रेखा चित्र बनाना, तो मतलब ये है कि ये वाला वर्ड तो हमने देखो यहीं पर नोट कर दिया, ये वाले तो आंसर होंगे नहीं। अगर एच वर्ड की बात करें तो ये एक होता है वर्ब, ये होता है इनग्रेव। इनग्रेव कहने का मतलब कार्व, यानी नक्काशी करना। जैसे पत्थरों पर उत्कीर्ण किया जाता है, कोई बात या कोई चीज, कोई चिन्ह बनाया जाता है, तो पत्थरों पर की बात करें तो आप उसके लिए क्या लिखते हैं, स्केच लिखते हैं, ड्राइंग या ड्रॉ कहते हैं। वो आपका ड्राइंग या ड्रॉ कहा जाएगा, सॉरी
इनग्रेव या कार्व कहा जाएगा, नक्काशी करना या उत्कीर्ण करना, जैसे लकड़ी पर भी बनाने का काम करते हैं वो उत्कीर्ण करना कहा जाता है। ये जो टैटू वर्ड है नाउन भी है और एक वर्ब भी है। अगर ये टैटू नाउन है तो इसका मतलब होगा डिजाइन ऑन द स्किन, यानी स्किन पे जो डिजाइन की जाती है उसे कहते हैं। और अगर एक वर्ब है तो क्या हो जाएगा, टू मेक डिजाइन ऑन द स्किन, टू मेक डिजाइन ऑन द स्किन, यानी स्किन पर डिजाइन बनाना। तो टैटू क्या होगा, स्किन पर डिजाइन, और स्किन पर डिजाइन बनाना दोनों कह दिया जाएगा। तो नाउन डिजाइन ऑन द स्किन और टू मेक डिजाइन ऑन द स्किन एक वर्ब। आंसर बताया 4 में क्या हो जाएगा आपका, आंसर नंबर सेकंड, आंसर नंबर हो जाएगा 2। क्या आपका 2 वाला आंसर क्लियर हो गया? क्या सभी वर्ड आपके लिख गए? अगर इतनी बात क्लियर हो गई, लिख गई, तो मैं आगे चलूं फिर। देखो आप सभी क्वेश्चन नंबर 5। अब ये वाला सवाल तो शायद कल ही मैं आपसे डिस्कस कर रहा था, याद होगा आपको। हाँ, देखा जाए तो इनसे कई बार सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर कल ही मैं आपसे डिस्कस कर रहा था तो आंसर बताएं क्या होगा। लिखा है सी हैड ग्रोन, तो ये जो वर्ड बना है वो ग्रो से बना है, ग्रो, ग्रीव, ग्रोन, ग्रो, ग्रीव और क्या, ग्रोन। तो लिखा गया क्या, सी हैड ग्रोन, सी हैड ग्रोन टू थिन विच सी लुक्ड लाइक अ स्केयर क्रो। देखो स्केयर क्रो जानते हैं क्या होता है? स्केयर क्रो एक ऐसा हिंदी में क्या कहते हैं, जो कौवा को भगाने के लिए खेतों में लगाते हैं, उसे क्या कहते हैं? ना यार, पुतला नहीं कहते हैं। हाँ, विजूखा, विजूखा कहा जाता है। नाम सुना है? या कॉक भगौड़ा कहा जाता है। तो कहा सुना है? वो स्टैचू थोड़ी है वो। उसे विजूखा कहा जाता है। विजूखा कहने का मतलब क्या होगा कि एक ऐसा फिगर जो कि पर्सन के जैसे ही होता है और पक्षियों को भगाने के काम में आता है, उसे स्केयर क्रो कहा जाता है। तो स्केयर क्रो मतलब वही जो पक्षियों को जो खेत में लगाते हैं ना, डंडे वाला एक पुतला बना करके, कपड़े वगैरह भर करके, शर्ट पैंट भी उसे फटाफटा पहना देते हैं, उसे कहते हैं स्केयर क्रो कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? स्केयर क्रो कहते हैं उसे। अब देखो आप क्या लिखा गया यहां पर, सी हैड ग्रोन टू थिन विच सी लुक्ड लाइक अ स्केयर क्रो। हमने कहा कि वो इतनी ज्यादा थिन हो गई है कि वो स्केयर क्रो जैसे दिखने लगी है। अब एक बात बताइए कि ये तो एक नेगेटिव मीनिंग कंटेन करेगा, ये तो एक नेगेटिव मीनिंग कंटेन करेगा, और ये इसका यहां सीक्वेंस भी सही है नहीं, गलत होगा। अगर वेरी के साथ दैट देखे तो गलत है ये, टू के साथ और देखे, और वैसे भी एक कंजंक्शन होता है कुमुलेटिव कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग के भी 4 पार्ट होते हैं, 4 पार्ट में कुमुलेटिव कंजंक्शन में आता है, यानी अल्टरनेटिव को और चॉइसेस को बताने के काम में आता है। अल्टरनेटिव या चॉइस को बताने के काम में आता है ये। तो आंसर ये भी नहीं होगा। आंसर क्या लगाएंगे? अब आप सबने पढ़ा है सो दैट और सो एज ना, तो यहां पर जो सो होता है वो एक आपका क्या होता है, एडवर्ब ऑफ डिग्री कहा जाता है। कि कोई कंजंक्शन नहीं होते यहां पर, यहां पर कंजंक्शन आपका एज है और क्या है, दैट है।
कंजंक्शन आपका एज है और कंजंक्शन आपका दैट है, लेकिन सो आपका एक एडवर्ब ऑफ डिग्री होता है इस कैटेगरी में। चलो आपने कर लिया इसे। तो अब आप ये बताएं कि अगर आपको ये बात समझ में आ गई है, ये बात आपको क्लियर हो गई है, तो इसमें जो आंसर बनाएंगे वो क्या आंसर बनाएंगे आप? थर्ड वाला। थर्ड वाला क्या सभी को समझ में आ गया? यानी वो इतनी अधिक पतली हो गई है कि वो विजूखा जैसे दिखने लगी है, ठीक है ना। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंसर नंबर थर्ड। क्लियर हो गया? अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 लिखा गया है। ये वाला तो पता होगा इडियम सभी को, क्या होता है ये? जैसे होता है ना कि तीरंदाजी में, आर्चरी में और शूटिंग में क्या होता है कि एक बुलसाई होती है, ऐसे ऐसे गोल गोल बना होता है, ऐसे ऐसे एक बीच में होती है बुलसाई, उसे बुलसाई कहते हैं। यानी सेंटर ऑफ द टारगेट इन स्पोर्ट्स, यानी स्पोर्ट्स में जो किसी टारगेट का सेंटर होता है उसे कहा जाता है द सेंटर ऑफ द टारगेट इन स्पोर्ट्स। तो उसे बुल्स आई कहा जाता है। बुल्स आई कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि द सेंटर ऑफ द टारगेट इन स्पोर्ट्स सच एज आर्चरी, शूटिंग, etc। तो किसी आर्चरी में, किसी शूटिंग में जो किसी टारगेट का कोई सेंटर होता है उसे कहते हैं आप सभी क्या? बुलसाई कहते हैं। तो बुलसाई कहने का मतलब क्या? समथिंग दैट इज द सेंटर ऑफ अ टारगेट। गलत होगा, अच्छा सॉरी, यही तो आंसर होगा। समथिंग दैट इज ग्लासी लुकिंग। ग्लासी मतलब लुक लाइक अ ग्लास, मतलब कांच के जैसे दिखना। गलत होगा। समथिंग दैट स्केयर पीपल। स्केयर कहने का मतलब क्या हो जाएगा? डराना, भयभीत करना। अफ्राइट लिख सकते हैं, अलार्म कह सकते हैं, स्केयर। और समथिंग दैट इज अराउंड, कोई ऐसी चीज जो कि गोल गोल घूमता रहे। गलत होगा। आंसर क्या लगाइएगा? आंसर नंबर आप लगाइएगा 1। क्लियर हुआ? तो आंसर 2 3 4 मत लगाइएगा। आंसर नंबर क्या लगाइएगा? 1 लगाइएगा। बुलसाई। क्या आंसर लगाइएगा? 1 लगेगा। बुलसाई समथिंग दैट इज द सेंटर ऑफ अ टारगेट, कोई ऐसी चीज जो किसी टारगेट का सेंटर हो, दैट इज बुलसाई। क्लियर हुआ आपका? आंसर क्या बनाइएगा? 1। बात क्लियर हो गई है? अगला सवाल देखो। अच्छा, ये वाला सवाल है तो ये तो बड़ा आसान सा है। आंसर बताएं क्या होगा? बच्चों का सवाल है ये तो। क्या होगा? यार आप लोग ये बताओ, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का सवाल है। ये बताए ड्यूरिंग एक प्रेपोजिशन है जो ड्यूरेशन को बताने के काम आती है। अगर ये एक प्रेपोजिशन हुआ तो प्रेपोजिशन के बाद ये आया एक ऑब्जेक्ट हुआ। अरे अभी आपको ऐसा क्वेश्चन आया था ना सीरियस वाले, फॉर द नहीं, फॉर मोस्ट फूड पार्क मार्केटिंग इनिशिएटिव, कुछ ऐसा लिखा था ना। तो हमने आपको बताया था ये वही लिखा है।
ये प्रेपोजिशन हुआ, प्रेपोजिशन के बाद जो कुछ भी आया प्रेपोजिशन का ही ऑब्जेक्ट हुआ, मतलब सब्जेक्ट यहां पर क्या है आपका, वाइज मैन। अब सब्जेक्ट वाइज मैन क्या है, सिंगुलर है प्लूरल है, ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर ही वर्ब लगनी चाहिए। अब कोई भी वर्ब अपने स्वाभाविक रूप में हमेशा क्या होती है, प्लूरल। अगर उस वर्ब को सिंगुलर बनाना है तो उस वर्ब में क्या लगा दीजिए, एस या ईएस लगा दीजिए, वर्ब क्या बन जाएगी, वो सिंगुलर। तो आप ये बताएं कि ये प्लूरल है, ये प्लूरल है, नहीं लगेगा। अब ये वॉकिंग तो तब लगेगा जब कोई बी की फॉर्म इसके साथ आई हुई हो, मतलब इज एम आर वाजवर, अगर कोई बी की फॉर्म आई हो तब वॉकिंग लगाना चाहिए, लेकिन अगर बी की फॉर्म नहीं आई है तो वॉकिंग नहीं लगेगा। तो अगर बी की फॉर्म नहीं आई है तो मतलब वॉकिंग नहीं लगेगा, यानी आप ये कहेंगे कि ये भी नहीं होगा। आंसर सीधी सी बात है, क्या हो जाएगा, वॉक्ड अवे। बात समझ में आ गई है। अब देखो इन फ्रेजल वर्ब को, चलो मैं आपको लिख कर बता दे रहा हूं अलग अलग, भले आंसर आ गया। देखिए वॉक अवे कहने का मतलब क्या होता है, चला जाना। चला जाना मतलब किसी डिफिकल्ट सिचुएशन या किसी रिलेशनशिप को बनाए को अगेन उसके साथ बनाए रखने के बजाय या रुकने के बजाय वहां से चला जाना, यानी वॉक अवे। वॉक अवे कहने का मतलब क्या होगा कि टू लीव अ डिफिकल्ट सिचुएशन और रिलेशनशिप or to leave a difficult situation or relationship etc instead of staying or trying to deal with it or trying to deal with it। वॉक अवे कहने का मतलब क्या होगा कि to leave a difficult situation or relationship instead of staying or trying to deal with it। चलो आप सभी ने कर लिया इसे। अब देखो एक और है वॉक ओवर। वॉक ओवर कहने का मतलब आसानी से हरा देना, टू डिफीट समबडी इजली। और वॉक अबाउट कहने का मतलब क्या होगा, टहलना, टू रोम। वॉक अबाउट यानी टहलना, टू रोम, ROAM, टहलना, वॉक अबाउट। क्या लिखेंगे, वॉक अबाउट यानी टहलना। चलिए आप सभी ने कर लिया इसे। तो आपने क्या देख लिया कि क्वेश्चन नंबर 7 में जो आंसर लगेगा वो आंसर क्या लगेगा, आंसर नंबर 2। हालांकि देखा जाए तो आंसर आसानी से आ गया, फिर भी आप इन वर्ड्स को लिख लें, इन वोकेबलरी को लिख लें, ये कहीं भी पूछे जा सकते हैं, बड़े ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आते हैं। आगे देखें आप। अब देखो ये वाली बात तो शायद हमने आपसे की थी, नहीं की थी, चलो मैं बताता हूं।
देखो, दिस इज अ लवली स्मार्टफोन, डिड यू पे अ लॉट फॉर इट। कहा जा रहा है कि ये इतना लवली स्मार्टफोन है, क्या आपने इसके लिए बहुत ज्यादा पैसा पे किया है। लॉट एक एडवर्ब होगा यहां पर, और जो किसके बारे में बता रहा है, वो पे के बारे में बता रहा है। बाकी अ लॉट ऑफ की बात करें या लॉट्स ऑफ की बात करें तो वो एडजेक्टिव होता है, लेकिन जब अलॉट अकेला आता है तो वो किसी वर्ब के बारे में बताने का काम करता है। उस केस में आप उसे एडवर्ब कहते हैं, ठीक है ना। अब देखो ऐसा करते हैं, चलो पोजीशन में आपको बता देता हूं, पोजीशन बता दूंगा तो मे भी आपको बढ़िया समझ में आ जाएगा। और पोजीशन मतलब ये है कि जैसे टू का हो गया, सो का हो गया, वेरी का हो गया, क्वाइट का हो गया, वॉट का हो गया, सच का हो गया, एच का पोजीशन हो गया। तो ये सभी पोजीशन बड़ी मायने रखती हैं इनकी, ठीक है ना, कि मतलब कैसे कैसे लगते हैं। हालांकि ये है तो आपकी एडवर्ब ऑफ डिग्री, ये है आपके एडवर्ब ऑफ डिग्री, लेकिन इनसे सवाल कई बार पूछ लिया जाता है। अगर आप सभी ने एडवर्ब ऑफ डिग्री में नहीं पढ़ा है तो एक बार देखो आप। अगर पोजीशन की बात करें तो सबसे पहले हम बात देखो, मैंने कहा अ बॉय, आपका ये बताइए सही होगा गलत होगा। सही है। अब लिखिए आई स्मार्ट बॉय, ये क्या होगा, सही होगा। अ वेरी स्मार्ट बॉय, ये क्या होगा, सही होगा। तो वेरी की पोजीशन क्या है, आपको ये बात समझ में आ गई कि पहले देखो आर्टिकल लगेगा, अगर जरूरी नेसेसरी है तो, इसके बाद वेरी लगेगा, एडजेक्टिव लगा करके क्या लगाना है आपको, नाउन। ये है वेरी की पोजीशन। ये किसकी पोजीशन है, वेरी की पोजीशन है। लेकिन अब इसी में अगर आप सो को लिखना चाहें तो इस सो स्मार्ट बॉय, तो अब आप इसे गलत कर बैठेंगे। सो और वेरी का मतलब सेम है, दोनों एडवर्ब ऑफ डिग्री है, लेकिन इनकी पोजीशन अलग अलग हो जाती है। क्या हो जाती है कि जब सो लिखेंगे तो पहले सो लिखेंगे, फिर आप किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब को इंट्रोड्यूस करेंगे, फिर उसके बाद आप कोई आर्टिकल जरूरी है तो लिखेंगे, और बाद में क्या लिखेंगे, नाउन लिखेंगे। यानी ये पोजीशन होनी चाहिए। मतलब ये कि अगर इसे सही लिखना है तो आप लिख सकते हैं सो आई स्मार्ट बॉय। सॉरी, क्या लिखेंगे, सो स्मार्ट अ बॉय, ठीक है ना। अगर इसे आपको सही करना है तो आप इस तरह सही कर पाएंगे। अच्छा, अगर इसी के लिए और भी आप आगे देखो कि अगर क्वाइट की बात करें तो एक जैसे मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, आई हैव नेवर सीन ए क्वाइट ब्यूटीफुल मूवी। ए क्वाइट ब्यूटीफुल मूवी, आई हैव नेवर सीन अ क्वाइट ब्यूटीफुल मूवी। एक बात बताइएगा कि अगर क्वाइट की पोजीशन की बात करें तो ये भी एक एडवर्ब ऑफ डिग्री है। क्वाइट लगेगा, किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब को लगाना है, फिर आर्टिकल अगर नेसेसरी हो तो आर्टिकल लगाना है, और फिर एक नाउन लगाना है, और फिर एक नाउन लगाना है। जैसे इस प्रकार से कि आई हैव नेवर सीन क्वाइट ब्यूटीफुल अ मूवी। ये रहा क्वाइट की पोजीशन।
अब अगर यहां पर अगर एज को देखें तो ही इज एज अ स्मार्ट बॉय एज आई, ही इज एज अ स्मार्ट बॉय एज आई। अगर यहीं पर हम स्मार्ट को एज को देखो, एज को देखें, तो जब एज आएगा तो देखो पहला वाला एडवर्ब होता है, दूसरा वाला कंजंक्शन होता है, हमेशा हमने आपको समझाया है। तो अगर कभी एज आए तो इसके साथ किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब को रखिए, फिर आप आर्टिकल लगाइए और फिर आप नाउन लगाइए। मतलब यह है कि सही ये क्या होगा, ये सही क्या होगा, ही इज एज स्मार्ट अ बॉय एज आई। समझ में आया क्या? इतनी बात नोट कर लिया आपने? नहीं किया तो लिखो फिर। क्या इतनी बात क्लियर है? अभी कुछ पोजीशन और भी एडवर्ब की ही। एडवर्ब की कुछ पोजीशन अभी और भी है। क्या आपने लिख लिया इसे? अगर आपने इसे नोट कर लिया हो तो फिर आगे हम लोग चलें। नोट कर लिया? चलो। अब देखो ये क्या है कि
ऐसा करते हैं, टू का भी पोजीशन देख लेते हैं। अब देखो, बात ना करो, he is too honest he is to an honest man to cheat me। अब अगर टू की पोजीशन देखें ना, तो टू की भी पोजीशन इसी तरह से की जाती है। कैसे, देखो, पहले टू आएगा, फिर आप इसके साथ किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब को लिखेंगे और आर्टिकल लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे आप सभी, नाउन लिखेंगे। तो ये आपकी टू की पोजीशन हो गई। ये किसकी पोजीशन हो गई, ये टू की पोजीशन हो गई। तो अब आप ये बताएं कि टू की पोजीशन हो गई, मतलब ये हो गया कि अगर इसे सही करना है तो कैसे लिखना पड़ेगा, he is too honest a man to cheat me। I have never seen a such a smart girl। अब ये सच की भी पोजीशन आपसे कई बार पूछी जाती है एग्जाम्स में, तो आप कहिएगा सच रखेंगे, ए एन आएगा, उसके साथ कोई एडजेक्टिव आएगा अगर जरूरत है तो, और फिर नाउन आएगा। मतलब ये है कि सच के बाद लगाएंगे, ठीक है, मतलब इस प्रकार से कि आई हैव नेवर सीन सच अ ब्यूटीफुल गर्ल। चलो, क्या आप सभी की इतनी बात क्लियर हो गई? तो लेखपाल की डेट आ गई है। हाँ, आप लोग भी देंगे? क्या? तो आप लोग भी देंगे नहीं देंगे? कितने लोग एलिजिबल रहेंगे? अच्छा, जो पेट दिया है वही दे पाएगा। पेट कितने लोग नहीं दिए थे? आप लोग क्यों नहीं दिए थे? क्या? तो पेट दिया कि सीजल दिया? हाँ, नहीं, देखो, क्या होता है, मेरा कहना है ये कि यदि आपके पास कोई भी काम करने का डिटर्मिनेशन है
समस्याएं देखो, समस्याएं सबके पास आती हैं, उन समस्याओं से लड़कर के आगे निकलना है बस। सबके पास समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं से लड़के आगे निकलना है, बस यही करना है। अब देखो एक वॉट को भी देख लो। अब अगर वॉट की बात करें ना, अरे बात ना करो, वॉट की बात करें तो वॉट एक रिलेटिव प्रोनाउन भी है, वॉट एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी है, वॉट इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, और वॉट एक्सक्लेमेटरी वर्ड है। तो देखो मैं वॉट को आज एक एक्सक्लेमेटरी वर्ड जैसे देखना चाह रहा हूं, यहां पर एक एक्सक्लेमेटरी वर्ड की तरह से आपको बताऊंगा कैसे। देखो हमने कह दिया कि व्हाट अ कार, फिर हमने कह दिया कि व्हाट अ लवली कार, व्हाट अ लवली कार। लेकिन ध्यान में रखना है ये सिंपल कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं होगा। लेकिन ध्यान में रखना है कि सिंपल कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं होगा। वॉइस क्लियर नहीं आ रही है? ऑनलाइन वाले बच्चों वॉइस सही आ रही है क्या, एक बार बता दो आप सभी। चलो अगर वॉइस क्लियर है तो आगे देखो आप सभी। अब क्या लिखा गया है, क्या आपको ये वर्ड समझ में आया, नहीं आया, क्लियर हुआ? चलो अब इन सभी चीजों को मैं हटा दे रहा हूं, बातें नहीं करो। अब देखो एक क्वेश्चन को बताने के लिए हमने आपको सभी की पोजीशन आपको समझा दी। हालांकि इनसे संबंधित कई बार सवाल आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं और आपको करना क्या होता है केवल कि देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको इसके साथ साथ सॉल्व करते रहना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसके साथ साथ आपको सॉल्व करते रहना है, ध्यान रखना है ये। अब देखो आप सभी यहां पर सच लग जाएगा, समझ में आया क्यों? सो नहीं लगेगा, वॉट नहीं लगेगा, समझ में आया क्यों? क्लियर हुआ, बता दिया मैं। मच भी नहीं लगेगा, यहां पर क्या लगेगा? सच। अच्छा मच की बात करें तो मच वर्ड जो है ना वो एक क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है। मच एक क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है और जो मच है वो एक आपका
एडवर्ब ऑफ डिग्री भी है। अभी आपको लगभग कुछ दिन पहले ही हमने आपको वेरी और मच में डिफरेंसेस समझाया था। हमने कुछ दिन पहले आपको वेरी और मच में डिफरेंसेस समझाया था। तो मच एक क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है और एक एडवर्ब ऑफ डिग्री है। अगर एक क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है तब मच के बाद क्या लगेगा? अनकाउंटेबल नाउन आएगा। अगर ये एक एडवर्ब ऑफ डिग्री है तो किसी कंपैरेटिव डिग्री के पहले यूज किया जाएगा। अगर उस कंपैरेटिव डिग्री से पहले मच आ जाए तो आप उससे पहले वेरी भी लगा सकते हैं। इस मच का यूज जो किया जाएगा वो पास्ट पार्टिसिपल के लिए, पास्ट पार्टिसिपल कहने का मतलब क्या? वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल के लिए मच का यूज किया जाएगा। अगर कोई वर्ब आ जाए, अगर कोई वर्ब आ जाए तो उस वर्ब को एम्फेसिस करने के लिए मच या वेरी मच का यूज किया जाता है। तो ये एक एडवर्ब ऑफ डिग्री के जैसे रहा, ये एक आपका एडवर्ब ऑफ डिग्री के जैसे रहा। क्लियर हो गया आप सभी का ये? क्या आपने 8 नंबर का सवाल कर लिया ये? एट नंबर का सवाल समझ में आ गया आप सभी को? अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 अगेन एक वर्ड का सवाल है। देखो क्या लिखा गया है, क्लासिक। क्लासिक की बात करें तो पार्ट ऑफ स्पीच में एक एडजेक्टिव होगा, ट्रेडिशनल एडजेक्टिव है, एक्सपेंसिव एडजेक्टिव होगा, टाइपिकल एक एडजेक्टिव है और यूजुअल क्या होगा? एक एडजेक्टिव होगा। पार्ट ऑफ स्पीच में सभी वर्ड यहां पर क्या है? एडजेक्टिव है। अगर क्लासिक की बात करें तो क्लासिक का सिमिलर ट्रेडिशनल बनाया जा सकता है, यूजुअल बनाया जा सकता है। पहले समझो आप सभी, क्लासिक को जो पहला सेंस हमने दिया वो स्टैंडर्ड यानी उत्कृष्ट। क्या दिया? उत्कृष्ट। तो उत्कृष्ट के लिए बात करें, क्लासिक यानी उत्कृष्ट यानी स्टैंडर्ड, फर्स्ट रेट, ऑफ द फर्स्ट क्लास, ऑफ द फर्स्ट क्लास, स्टैंडर्ड, फर्स्ट रेट, ऑफ द फर्स्ट क्लास, फिर उत्कृष्ट के लिए और टाइपिकल, विंटेज, प्रोटोटाइपिकल। तो उत्कृष्ट के लिए आप इन वर्ड्स को लिख सकते हैं। अच्छा, जो क्लासिक का सेंस होगा दूसरा, क्लासिक कहने का सेंस क्या हो जाएगा? आप पारंपरिक के सेंस में ही बनाते हैं, परंपरागत, रूढ़िगत यानी ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल, established, established, ट्रेडिशनल, कन्वेंशनल, established या practiced। और इसी क्लासिक को जो आप बनाते हैं, ये क्लासिक वर्ड को आप एक सेंस में और भी बनाते हैं, साधारण यानी यूजुअल, कॉमन, रेगुलर, जनरल, जेनरिक, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल, ऑर्डिनरी, कस्टमरी,
तो आप ये लिख सकते हैं इसके लिए वर्ड, आप ये बना सकते हैं इसके लिए वर्ड क्लासिक के लिए। अलग अलग सेंसेस में हमने क्लासिक वर्ड को लिखा। चलो कर लिया आप सिविनेशन। ए टाइपिकल वर्ड पे आ जाए। देखो ए एक नेगेटिव मीनिंग कंटेन करने का काम करता है इंग्लिश में, ये बात आप सबको पता है। तो ए टाइपिकल की अगर बात करें तो आप ए टाइपिकल के लिए वर्ड लिख सकते हैं ये एटाइपिकल। अगर हम एटाइपिकल की बात करें तो एटाइपिकल वर्ड को आप कह सकते हैं क्या कि असामान्य, यानी अनकॉमन, अनयूजुअल, इरेगुलर, नॉट जनरल। तो आप ये बना सकते हैं एटाइपिकल। अब देखो यहां पर दो 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 ऑप्शन ट्रेडिशनल और यूजुअल सिमिलर होंगे। अगर ट्रेडिशनल और यूजुअल सिमिलर हो गया तो ये बनेंगे नहीं। एंटोनिम्स आंसर चाहिए, एटाइपिकल लिख पाएंगे। एक्सपेंसिव आंसर होगा नहीं। अब देखो एक्सपेंसिव कहने का मतलब क्या हो गया? एक्सपेंसिव कहेंगे मतलब महंगा या कीमती। क्या लिखेंगे? डियर, कॉस्टली, प्रीसियस, वैल्यूएबल, वैल्यूएबल, प्राइसी, हाई प्राइज्ड, ओवर प्राइज्ड, ओवर प्राइज्ड, ऑफ ग्रेट प्राइस, ऑफ ग्रेट प्राइस। तो ये क्या होता है? ओवर प्राइज्ड, हाई प्राइज्ड, प्राइसी, वैल्यूएबल, प्रीसियस, कॉस्टली, डियर, मतलब महंगा या कीमती। एक ईडियम है, अभी कुछ दिन पहले पढ़ाया गया था, एन आर्म एंड अ लेग। याद है आपको? बहुत कीमती, एन आर्म एंड अ लेग। क्या लिखेंगे? एन आर्म एंड अ लेग, बहुत कीमती। आप अपनी राइटिंग सही करिए आप लोग। ये जो घसीटा मारते हैं थोड़ा सही करिए, और इस सीट पे ना लिखा करें, वही आप कॉपी में लिखते जाएं, ठीक है? इससे समस्या होगी, सीट नहीं रहेगी लेकिन कॉपी जरूर रहेगी। और चीजों को रिवाइज करना सीखो, वही चीज कॉपी में लिखा करो। हाँ वो ठीक है, और एक एक चीजों को रिवाइज करना सीखो। देखो क्या है ना, यहां पर पढ़ने का बेनिफिट आपका कब होगा? जब आप यहां पढ़े और पढ़ने के बाद आप घर में जाएं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिखें, ठीक है? पांडे जी आप अपनी राइटिंग सही करें, बहुत घटिया राइटिंग है। नींद लग रही है? नहीं, राइटिंग वगैरह सही करें आप लोग अपनी। नहीं देखो इससे क्या है ना, रिटन पेपर तो देने ही जाना पड़ेगा आप लोगों को अगर नौकरी चाहिए तो। और अगर आप ये सोचे कि पहले वहां तक हम पहुंच तो जाएं,
तो आपकी पहली मानसिकता है कि मतलब आप वहां तक पहुंच पाएंगे नहीं। तो पहली मानसिकता है कि जब आप वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे तो आपके अंदर फिर कभी भी आप सही थोड़ी कर पाएंगे। तो एक मानसिकता होनी चाहिए, नहीं अभी से मैं सारी चीजें तैयार है, हमारी राइटिंग्स वगैरह भी बढ़िया है। अभी आप जानते हैं, देखो आपसे बढ़िया ही लिखता हूं मैं, लिखता हूं नहीं लिखता हूं, लेकिन शायद आपसे तेज लिखता होगा मैं। अगर आप देखते होंगे तो आपसे स्पीड में लिखता हूं मैं। क्या और आप जानते हैं, मतलब ये एक शीशा है, बाकी है कुछ थोड़ी ना। हम लोगों की आदत थी बोर्ड में लिखने की। अच्छा, जब मैं शुरू किया था पढ़ाना तो मैं ब्लैक बोर्ड से शुरुआत की थी, चौक से। ठीक, तो चौक से शुरुआत की, फिर इसके बाद ब्लैक बोर्ड, सॉरी व्हाइट बोर्ड, और अब ये डिजिटल बोर्ड। अब इसके बाद हो सकता है कि आगे कुछ और आ जाए। हाँ, हो सकता है आगे कुछ और ऐसा आ जाए, केवल बोले अपने आप लिख जाए। क्यों आ सकता है, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना है। क्या आज से लगभग 15 साल पहले, 15 साल पहले इसका कोई सपना देखा था? नहीं देखा था। और 15 साल पहले जब हम लोग वाइट सॉरी ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाते थे एक स्कूल में, जब गए थे पहले पढ़ाने, तो सोचा करते थे कि यार व्हाइट बोर्ड मिल जाता, मार्कर से लिखने में ज्यादा मजा आती। आज जब मार्कर से लिखता हूं तो लगता है यार हाथ में इंक लग जा रही है, शर्ट गंदा हो जा रहा है। व्हाइट शर्ट कभी नहीं पहना, ठीक इसी वजह से कि मतलब वो एक दिन में खराब हो जाना है और कहीं ना कहीं इंक ऊपर आके गिरी जानी है। कोई ऐसा शर्ट नहीं है जिसमें इंक ना हो, पैंट नहीं जिसमें इंक ना हो। अब लगता है कि व्हाइट बोर्ड, ब्लैक व्हाइट बोर्ड नहीं, अब लगता है डिजिटल बोर्ड होगा तो मिटाने की झंझट नहीं रहेगी, सारा काम जल्दी हो जाएगा। व्यक्ति आलसी होता जा रहा है ना वैसे। तो आप लोगों ने केजीएफ देखा नहीं देखा? हाँ, आज रात को तो मैं देखूंगा। हाँ, मोबाइल में देखूंगा। क्या चलो नहीं भेजूंगा, आप सब बर्बाद होंगे, ठीक है। पढ़ाई करो। चलो आगे देखो, क्या है 9 नंबर का सवाल लिख गया आपका। अच्छा समझ में आ गया, आंसर क्या बनाएंगे इसका? आंसर नंबर, आंसर नंबर 3। अगला सवाल देखें, बात ना करें, अरे बात ना करो यार। अब देखो क्या लिखा गया। देयर वाज अ नैरो स्टेयरकेस, देयर वाज अ नैरो स्टेयरकेस। एक बात ध्यान रखिएगा देयर के साथ, कि देयर के बाद जो ऑब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट होता है ना, वो वर्ब के बाद लिखा होता है, और उस वर्ब के अकॉर्डिंग आप उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप वर्ब का यूज करते हैं। मतलब ये कि जब देयर आता है तो देयर के बाद सब्जेक्ट लिखा होता है। देयर कोई सब्जेक्ट नहीं होता, वो केवल इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है। देयर के बाद सब्जेक्ट लिखा होता है और आप उस देयर के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो देयर वाज अ नैरो स्टेयरकेस, स्टेयरकेस मतलब सीढ़ी, डैश अप टू द रूफ, यानी रूफ तक जाने के लिए ये एक संकीर्ण सीढ़ी है, ये एक सकरी सीढ़ी है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, लास्टिंग अप टू, लास्ट यानी खत्म होना, लीव यानी छोड़ देना गलत होगा। हाँ, लीव, लीड अप टू जरूर यूज किया जाता है। अच्छा, लीड अप टू कहने का मतलब क्या होगा? टू रीच यानी पहुंचना। और लुक अप टू भी मैंने आपको पढ़ा के रखा है, तो लुक अप टू कहने का मतलब क्या होगा? टू एडमायर, प्रशंसा करना। टू एडमायर, प्रशंसा करना।
तो आप ये बताएं कि लुकअप टू यहां पे नहीं होगा, यहां पर क्या बना सकते हैं? मतलब ये है कि एक संकीर्ण सीढ़ी है रूफ तक पहुंचने के लिए। रूफ मतलब ऊपर वाला होता है, नीचे वाला सेलिंग कहा जाता है। नीचे वाला सेलिंग कहा जाता है, ऊपर वाला रूफ कहा जाता है। और पढ़ाई आप सबकी कैसी चल रही है? क्या हुआ? देखो आप सभी मैथ्स में बहुत ज्यादा वीक नहीं। मैथ में मैथ बनती है, लेकिन कैलकुलेशन, समझ में आया ना? कैलकुलेशन, अब कैलकुलेशन कैसे सही होगा? क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन कैलकुलेट करने में आप टाइम लगाते हैं। और देखा जाए ना तो कैलकुलेशन जो है आपके बुक में या आपकी शीट में क्वेश्चन और एग्जाम में क्वेश्चन में जानते हैं क्या अंतर है? सब कुछ सेम है। उसमें जो न्यूमेरिकल यानी नंबर्स दिए रहते हैं वो ऐसे नंबर होते हैं जिनमें कैलकुलेट करने की ज्यादा आवश्यकता है। आपके बुक में, आपकी शीट में ऐसे नंबर्स रहते हैं जो आसानी से कैंसिल हो जाते हैं और कैलकुलेट करने की ज्यादा आवश्यकता। तो आपको कुछ ना कुछ ऐसा करना है जिससे आपकी कैलकुलेशन बढ़िया हो जाए, ठीक है? और उसको कैलकुलेशन को बढ़िया करने के लिए आपको कुछ ना कुछ काम करना ही पड़ेगा। कैलकुलेशन कैसे आप बढ़िया करेंगे वो आप जाने। और ज्यादा से ज्यादा देखो क्वेश्चन को तो सॉल्व करना ही है, और उसके साथ साथ ये जो पॉइंट में इस समय देखा जाए तो एग्जाम में आपके एसएससी में पॉइंट में आंसर्स बहुत ज्यादा दे रहा है ना, देखा होगा आपने? क्या इस बार था? हर बार है, 2 3 4 साल से यही कर रहा है वो, ठीक? तो मतलब ये पॉइंट में आंसर मतलब ये है कि मैथ में क्वेश्चन तो बड़े आसान होते हैं, क्वेश्चन तो आप आसानी सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन जो टाइम लग जा रहा है वो किसमें लग जा रहा है? आपसे सभी क्वेश्चन बन रहे होते हैं, लेकिन होता क्या है? कैलकुलेशन। होता क्या है? कैलकुलेशन में। तो अब आप ये बताएं, लीड अप टू और लुकअप टू समझ में आ गया? आंसर नंबर क्या लगा लीजिएगा? लीड अप टू। अगला सवाल देखें। अगला सवाल 11 का ये लिखा गया, ऑफ कलर। देखो ऑफ कलर कहने का मतलब होता है अनवेल। ऑफ कलर कहने का मतलब होता है अनवेल कहा जाता है, या सिक कहते हैं, या एलिंग कहते हैं, मतलब अस्वस्थ या बीमार। अच्छा, अस्वस्थ या बीमार के लिए दो इडियम और भी हैं, हमने आपको पहले पढ़ाया था। अंडर द वेदर और या फिर आउट ऑफ सॉर्ट्स। पूछे गए इडियम है ये, अंडर द वेदर और आउट ऑफ सॉर्ट्स। तो मतलब क्या होगा? अस्वस्थ। अच्छा हाँ, एक चीज और है, देखो हिंदी लिखने की जरूरत पड़ा करे तो लिखा करें, ना जरूरत पड़ा करे तो ना लिखा करें, क्योंकि आप हिंदी पढ़ने नहीं, आप इंग्लिश पढ़ने आए हुए हैं। अब क्या कहा आपने? फीलिंग स्लाइटली इल, मतलब थोड़ा इल महसूस करना, बिल्कुल ठीक है। नॉट एबल टू अप्रिसिएट आर्ट, अप्रिसिएट दैट इज एडमायर, यानी कला को एडमायर करने के लिए मतलब एबल नहीं होना, गलत होगा। वियरिंग डल कलर्ड क्लॉथ्स, यानी डल कलर्ड मतलब थोड़े ऐसे क्लॉथ्स पहनना जो जिनके कलर धुंधले टाइप के हो, गलत होगा। और नॉट वेल ड्रेस्ड मतलब बढ़िया तरीके से आप ड्रेस्ड नहीं है, बढ़िया तरीके से आपने कपड़े को पहन करके नहीं रखा है, नॉट वेल ड्रेस्ड कहा जाता है। तो इसका जो आंसर बनेगा वो आंसर कौन सा बनेगा? आंसर नंबर 1। आंसर नंबर कौन सा? 1। अगला है सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। समय हो गया क्या? हम लोगों को तो 8-15 तक चलता रहता है ना। हाँ, सब्जी नहीं मिलता है तो मुझे भी तो खरीदना होता है, मुझे भी तो खरीदना होता है।
क्या रोटी क्या कब इस समय घर में कोई नहीं है ना। नहीं बनाता नहीं हूं, कल कुछ और था नहीं बताऊंगा। क्या नहीं, स्विगी से ऑर्डर करना मुझे अच्छा नहीं लगता। एक दो बार लगा तो मतलब वो टेस्ट नहीं था, ठीक है, और इस वजह से मैंने कहा कि स्विगी से अच्छा नहीं लगता वो, ठीक है ना। अब तो क्या है कि मतलब खाना बना हुआ ज्यादा अच्छा लगता है, और डॉक्टर की भी एडवाइस है इस समय, मतलब बीमारियों के घर है हम, ठीक है ना। तो एडवाइस है कि बाहर ना खाओ और ये समोसा वगैरह चीजें ना खाओ, हालांकि आज खा लिया था, ठीक है। कभी कभी खा लेता हूं, चलो। और बात यह है कि कल होटल में खाने जाना था, और जहां जाना था वहां पर केवल वो तंदूरी रोटी मोटी मोटी वाली मिलती है। जहां जाना था, जिस होटल में मुझे कल जाना था, अच्छा वो वाली रोटी खिलती रही मेरे से, वो मोटी मोटी रोटी, ठीक है। तो हमने कहा कि मैं अपनी रोटी खुद लेके आऊंगा। अच्छा, जब भी वहां पर जाता हूँ तो मैं अपनी रोटी खुद लेके जाता हूँ। तो ये वाली रोटी मतलब घर जैसे बना के देते हैं, आपने देखा होगा। खाया नहीं खाया है? खाया है ना? हाँ, नहीं खाया है। 3 रुपए रोटी देते हैं, मतलब घर जैसे, मतलब ये जो लक्ष्मी चौराहा कटरा में लगाते हैं, मतलब जैसे घर में बनती है रोटी, बढ़िया पतली रोटी, अच्छी सी रोटी वैसे मिलती है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाए, सिलेक्ट करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। गलत वर्ड का चुनाव कर रहा है इसमें। तो अब आप ये बताएं, पार्शियल वर्ड की बात अभी अभी हमने की थी। पार्शियल एक एडजेक्टिव होगा और इसका दो सेंस होगा। पहला अनकंप्लीटेड, और दूसरा सेंस क्या होगा इसका? बैज्ड होगा, पक्षपात। अभी अभी हमने आपको बताया था। नेचुरल की बात करें तो अभी नेचुरल की बात हमने की। नेचुरल मतलब साधारण, कॉमन या यूजुअल। इसका आंसर 1 और 2 नहीं होगा, आंसर नंबर होगा थर्ड, डेलेमा, DILEMMA, डेलेमा। चलो कर लिया आपने। तो क्या आपने देखा? डिलेमा। अब ये बताए, डिलेमा की बात करें तो डिलेमा कहने का मतलब क्या होगा? डिफिकल्ट या अल्टरनेटिव चॉइस। डिलेमा एक आपका नाउन होता है, और डिलेमा कहने का सेंस क्या हो जाएगा कि दुविधा। हमने कई बार पढ़ा है ना आप लोगों को, डिफिकल्ट चॉइस और या फिर पजलिंग अल्टरनेटिव। तो क्या लिखिएगा? दुविधा, असमंजस। इंप्रेशन जो वर्ड है, वो इंप्रेशन है, वो इंप्रेस शब्द से बना हुआ है, IOL लगा है। तो एक नाउन होगा इंप्रेशन यानी प्रभाव, और प्रभाव के लिए क्या लिखेंगे? इन्फ्लुएंस या इफेक्ट लिखेंगे। इस समय सब्जी भी बहुत ज्यादा महंगी हो गई ना। हाँ, सब्जी से ज्यादा महंगा नींबू हो गया। कैसे कितने रुपए नींबू है? हाँ, 15 को 2। अरे तो मत खाओ ना यार। अरे मत खाओ ना। हाँ, बहुत महंगा है तो मत खाओ। चलो कर लिया आपने। तो इंप्रेशन कहने का मतलब इन्फ्लुएंस या इफेक्ट हो गया, मतलब प्रभाव।
आंसर क्या बना लीजिएगा, आंसर नंबर थर्ड बना लीजिएगा। बात समझ में आ गई क्या हुआ? देखो सुबह वाले में ज्यादा क्वेश्चन हो जाते हैं, आप में कम हो जाते हैं, फिर मुझे कवर करना पड़ता है कहीं ना कहीं से। ठीक। तो अब जैसे एक दिन अभी घर चला गया था ना, इसी वजह से 10 बजे वाले में नहीं आया था। तो सुबह 15 क्वेश्चन हुए थे, 15 या 16 हुए थे शायद। तो उतने तो कर लेने दो ना यार। अच्छा, द शॉपकीपर चेक द ऑल द आइटम्स, यानी शॉपकीपर ने सभी आइटम्स को क्या किया, चेक किया। बिफोर पैकिंग इट इन द बैग, यानी बैग में पैक करने से पहले। तो अब ये बताओ कि यहां पे ऑल द आइटम्स के लिए इसने इट लगा के रखा, जो कि गलत है। क्या लगाना चाहिए, देम लगाना चाहिए। तो आंसर आपका ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। आंसर नंबर क्या होगा? बहुत आसान था ना, समझ में आया होगा। कर लिया आपने? अगला सवाल देखिए 14 का। देखो क्या लिखा है, पेंगुइन्स। अच्छा, पेंगुइन्स आपने देखा होगा कि इतने बड़े बड़े होते हैं ये, जो वर्ड्स में जो वर्ड सी होते हैं ये, लेकिन सी वर्ड्स कहे जाते हैं, ब्लैक और व्हाइट कलर के होते हैं। इनके बारे में भी कुछ जानकारी आप लोगों को और भी बताई गई थी कि ये जब फीमेल जो अपने बच्चे को देती है तो वो कभी भी अपने बच्चे को अकेला छोड़ के, बच्चे को जानते हो कहाँ पे रखती है वो किसी घोंसले पे बच्चे को नहीं रखती है। वो अपने पैर में उसके उनके पैर भी बड़े बड़े होते हैं, अपने पैर में उस अंडे को रखती है और तब तक रखती है जब तक उससे कोई बच्चा नहीं निकल जाता है। अब आप सोचते होंगे खाने पीने का जुगाड़ मेल वाला करता है, खाने पीने का जुगाड़। अगर कभी फीमेल को जाना हुआ तो मेल अपने पैर पे रखेगा, फीमेल जाएगी, मतलब दोनों मिलकर जिम्मेदारियां निभाते हैं। अब देखो क्या लिखा, पेंगुइन्स आर ब्लैक एंड व्हाइट सीवर्ड्स। ठीक है, तो जो पेंगुइन्स है वो ब्लैक और व्हाइट सीवर्ड्स कहे जाते हैं, दैट लिव। अब एक बात बताए कि ब्लैक एंड व्हाइट सीवर्ड्स, ये इसका एंटीसीडेंट हुआ, इसके अकॉर्डिंग वर्ब का यूज किया गया। ठीक है, दैट लिव ऑलमोस्ट डैश इन द कोल्ड साउथर्न हेमिस्फीयर, यानी ठंड दक्षिणी अर्ध गोलार्ध में हाल ये रहते हैं, मतलब ठंड प्रदेशों में ये रहते हैं। और ये समुद्री पक्षी कहे जाते हैं, जो ब्लैक एंड व्हाइट कलर्ड इनका होता है। ठीक है, ये है। तो अब ये बताएं कि इनमें आपको वर्ड यूज करना है क्या होगा। अगर एक्सक्लूसिवली की बात करें तो एक्सक्लूसिवली कहने के दो मतलब, या तो पर्टिकुलरली विशेष रूप से, या स्पेशली, स्पेशली, या कंप्लीटली। इसका दूसरा अर्थ होता है कंप्लीटली। ये एडवर्ब है, इस बात का आप सभी ख्याल रखिएगा। क्या है ये? एडवर्ब है, आप इस बात का ख्याल रखिएगा। चलो लिख लिया आपने। चलो आगे देखें आप सभी। अब ये बताया प्लीजिंगली की बात करें तो, प्लीजिंग की बात करें तो देखो, प्लीजिंग आपने पढ़ा है, एक एडजेक्टिव है, एल वाई लगा दिया, क्या बन गया, एक एडवर्ब बन गया। और प्लीजिंगली कहने का मतलब क्या हो जाएगा, हैप्पीली हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं ये क्या होगा आपका, हैप्पीली हो जाएगा। तो लिखिएगा हैप्पीली, खुशी खुशी। क्या, खुशी खुशी। ये हिंदी विशेष रूप से समझ में आ रहा होगा ना, हिंदी ये विशेष रूप से और पूरी तरह से, खुशी खुशी, चीयरफुली। अभी अभी हम लोगों ने लिखा था ना ये। अब लिखा गया रियलिस्टिकल। तो आप ये होता है रियलिस्टिकल लिखा है, इसके बाद एलवाई लगा दिया, एडवर्ब बन गया रियलिस्टिकली। तो ये एक एडवर्ब है। और रियलिस्टिकली कहने का मतलब जो वास्तव में रियल हो, मतलब एक्चुअली होगा, सचमुच में, वास्तव में, एक्चुअली।
इंडीड, दरअसल। और अभी ऑर्डिनरी हम लोगों ने पढ़ा था, वो एडवर्ब एडजेक्टिव पढ़ा था, ये एडवर्ब बन गया ऑर्डिनरी। तो ऑर्डिनरी कहने का मतलब क्या होगा कि मुख्य रूप, सॉरी सामान्य रूप से, कॉमनली, कॉमन वर्ड पढ़ा था, कॉमनली बना दिया, सामान्य रूप से। क्या लिखिएगा? सामान्य रूप से, कॉमनली। क्या लिखिएगा? सामान्य रूप से। अब ये बताएं कि आंसर की बात करें तो इसमें आंसर क्या होना चाहिए? आंसर 1, देखो अगर मीनिंग अगर आपको पता है तो हम ये कहना चाहते हैं पेंगुइन्स जो है ब्लैक और व्हाइट कलर के सी वर्ड्स होते हैं जो मुख्य रूप से रहते हैं। पर्टिकुलरली का यहां पर सेंस होगा, एक्सक्लूसिवली का, कंप्लीटली का सेंस नहीं होगा, पर्टिकुलरली का सेंस होगा। जो मुख्य रूप से रहते हैं कहां पर? कोल्ड साउथर्न हेमिस्फीयर में रहते हैं। बात समझ में आ गई है? क्लियर हो गया? लग गया क्या? एक सवाल और देख लेते हैं। क्या हुआ? वॉच हटा देते हैं, ठीक है? आप लोगों को वॉच बार बार देखते रहते हैं। अच्छा नहीं बताते 15 नंबर वाला, कल बताऊंगा ना। टाइम वाइम तो चाहे तो भी सब क्वेश्चन निपटा दें, लेकिन मतलब क्या है? कोई बात नहीं। हाँ, क्या होगा? हाँ कल बताएंगे, वेयर आंसर होगा, बिल्कुल ठीक है, कल बताएंगे, कोई बात नहीं। चलो मिलते हैं कल अगेन अपने टाइम से। और शाम, सॉरी कल तो संडे है, कल मुझे लाइट का काम करवाना है, नेक्स्ट संडे से आपकी क्लासेस चलेंगी। और वोकेबलरी वाली क्लासेस हमने कहा था इस थर्सडे से, बात ना करें, इस थर्सडे से वो फ्री क्लास होगी, वोकेबलरी की चलने लगेगी इसी थर्सडे से, सुबह 9 से 10, सुबह 9 से 10। आप ऑनलाइन अटेंड करना चाहे ऑफलाइन अटेंड करना चाहे वो आपकी मर्जी है। ऑनलाइन बीट एग्जाम्स के यूट्यूब चैनल पर लाइव होगा, बीट एग्जाम्स के एप्लीकेशन पर लाइव होगा, और यहां पर लाइव होगा, और इसके बाद ऑफलाइन आकर के आप पढ़ सकते हैं। ओके, बाय, गुड नाइट एवरीवन।